यह बात है आज से करीब 200 साल पहले की। राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीबन 18 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद कुलधरा नाम के गांव के सरपंच उनके आसपास के 84 गांव के सरपंच यानी कि सभी मुखिया को बुलाते हैं। यह पूरी घटना एक ही रात में घटित होती है। ये समस्त लोग पालीवाल नाम के ब्राह्मण जाति के थे और इन ब्राह्मणों पर आज रात अचानक से एक तूफान आन खड़ा था और इस तूफान का सामना करने के लिए इन 85 गांव के मुखिया और सभी ब्राह्मण एक बहुत ही कठोर निर्णय लेते हैं और इस निर्णय का तुरंत पालन किया जाता है क्योंकि राह देखने का समय नहीं था। कुछ ही दिनों में कुलधरा गांव के ऊपर आफत आने वाली थी और इसके साथ ही करीबन 550 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए कुलधरा गांव और उसके आसपास के 84 गांवों पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला था। इनके पास अब कोई चारा नहीं बचा था सिवाय यह कि वे अपना बसाया हुआ वतन छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएं। 85 गांव के मुखियाओं के निर्णय पर अमल किया गया। सभी लोग कुलधरा में इकट्ठा हुए और उनकी कुलदेवी माता रुक्मणी के दर्शन किए और पालीवाल ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा के दिन चांदनी की रोशनी में खूबसूरत लगने वाला कुलधरा गांव एक गांव नहीं बल्कि छोटा सा कस्बा लग रहा था। जब तक कुलधरा गांव में सभी लोग इकट्ठा हुए तब तक शाम हो चुकी थी। शाम तक तो कुलधरा गांव में चहल पहल थी, लेकिन पता नहीं अचानक से रात में ऐसा क्या हुआ कि सुबह होते होते पूरा गांव वीरान हो चुका था। चारों ओर निर्जनता फैली हुई थी। एक ही रात में पूरा गांव और उसके आसपास के सभी लोग अपना गांव खाली करके चले गए थे। ये लोग कौन सी दिशा में गए और आखिरकार कहां जाकर ये बसे, यह बात किसी को भी नहीं पता और यह बात आज तक भी एक रहस्य बनी हुई है। विक्रम संवत के अनुसार उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी और दिन था शुक्रवार 29 जुलाई साल 1825। करीब आज से 200 साल पहले जब यह घटना हुई थी तब पालीवाल थार के रेगिस्तान में एक अज्ञात और अनजान गांव हुआ करता था। आज की तरह पक्की सड़कें नहीं थी, बीच रेगिस्तान से ही रास्ते जाते थे, वह भी मिट्टी वाले। 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना हो तो लोग चलकर या फिर बैलगाड़ी लेकर जाते थे, लेकिन 50 से 100 किलोमीटर जाना हो तो मानो ऐसा लगता था कि वे किसी और दुनिया में ही आ गए हैं। ऊपर से राजस्थान की रेत, गर्म धरती और सूरज का तप किसी को भी जला दे। यह मैं जिस दौर की बात कर रही हूँ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नई नई भारत में आई थी और बस 4 साल पहले ही उसने अपना विस्तार जैसलमेर राज्य तक फैलाया था। तब जैसलमेर के राजा महाराजा गज सिंह ने जैसलमेर राज्य को ब्रिटिश संरक्षण मिल सके इसके लिए संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब इस माहौल में 29 जुलाई साल 1825 को उस पूर्णिमा की रात को कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा हुआ जिसका पूरा इतिहास एक रहस्यमय कवच में बंद है और आज करीब 200 साल बाद भी कुलधरा लोगों के मन में एक मोहित करने वाला चर्चा का विषय बना हुआ है और यह बहुत ही रहस्यमय विषय है क्योंकि कुलधरा में करीब 410 और उसके आसपास के गांव में करीब 210 मकानों में से कई मकान आज भी खंडर के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं और यह खंडर सालों पहले यहाँ पर बसे गए कुलधरा गांव के इतिहास की चीख चीख कर गवाही देते हैं। आज के युग में भी कई लोग कुलधरा को एक भूतिया गांव मानते हैं और खासकर हिंदी न्यूज चैनलों के लिए तो ये महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। मालती रामचंद्र नाम की लेखिका ने तो 880 पेज की द एजेंट ऑफ कुलधरा नाम की पूरी नॉवल भी लिखी थी और यह नॉवल अंग्रेजी न्यूज़पेपर में भी एक बहुत बड़े साहित्य के रूप में उभरी थी जो बेस्ट सेल भी हुई थी। हालांकि वास्तविकता इससे बहुत ही अलग है, फिर भी कुलधरा का यह विषय कभी भी लुप्त होने वाला नहीं है क्योंकि कई तरह की अफवाहों और मनगढ़ंत कहानियों ने इस विषय को आज तक इतने सालों बाद भी जिंदा रखा है। एक मान्यता के अनुसार कुलधरा के ब्राह्मण जब इस गांव को छोड़ रहे थे तो उन्होंने इस गांव को श्रापित किया था और इसी मान्यता के अनुसार कुलधरा गांव आज भूत प्रेतों और आत्माओं का गढ़ बन चुका है। रात्रि में इस जगह पर आवास करना मना है। हालांकि दिन की बात कुछ अलग है। दिन के समय यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, रात यहाँ पर कोई भी नहीं रुक सकता है। निर्माता और अभिनेता सुनील दत्त ने साल 1971 में अपनी रेशमा और शेरा फिल्म की शूटिंग कुलधरा में ही की थी, परंतु यह शूटिंग दिन के समय की गई थी। हालांकि इस फिल्म को साल 1972 को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे और इस फिल्म को बाद में जाकर
इंटरनेशनल प्रसिद्धि भी मिली थी। ऐसी कई सारी चीज़ों की वजह से यह जगह बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी और यह प्रसिद्धि कुलधरा को वहां से अचानक लुप्त हो चुके पालीवाल ब्राह्मण और उनकी जगह पर पड़ाव डाले भूत प्रेतों की वजह से मिली है। कुलधरा को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध करने वाला किस्सा साल 2010 में बना। भारत में एक बहुत ही विख्यात नाम के व्यक्ति थे जो सुपर नेचुरल पावर पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी कही जाने वाली एक संस्था की भी स्थापना की थी। इनका नाम था गौरव तिवारी। गौरव तिवारी और उनके साथियों ने कई गोस्ट और हॉन्टेड पैलेस का मूल्यांकन किया था और उन्होंने कुलधरा की विजिट अपने 30 साथियों के साथ की थी। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि कुलधरा में रात रुकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिन में तो यहाँ पर पर्यटक घूमने आ सकते हैं, लेकिन रात में किसी भी इंसान को वहां पर जाने पर खतरा ही खतरा था। लेकिन गौरव तिवारी और उनके साथी इस खतरे को मोल लेना चाहते थे। वह तो भूत का साक्षात दर्शन करना चाहते थे और इसीलिए उनकी 30 लोगों की टीम में से 12 लोगों ने वहां पर रात्रि के समय रुकने का निर्णय लिया और बाकी के लोग कुलधरा के विस्तार की बाहर की ओर कैंप लगाकर रुक गए। अब 12 लोग वहां पर रात रुके और सुबह कैंप पर वापस भी आए। वह अपने साथ कुछ खबर भी लेकर आए थे। उन्होंने बताया उन्हें रात के समय कई लोगों के बात करने की आवाज सुनाई दी और कुछ लोगों के चलने की कदमों की आहट भी सुनाई दी थी। और जब गौरव तिवारी ने यह बात लोगों के सामने कही तब वहमी और विचार सुने लोगों ने इस डर को और ज्यादा कुख्यात कर दिया और कुलधरा और ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद 7 जुलाई 2016 में दिल्ली में स्थित द्वारिका विस्तार में गौरव तिवारी की रहस्यमय हालातों में मौत हो जाती है। अब इसके बाद तो कुलधरा देखने लायक स्थान बन चुका था। रात्रि में वहां पर कोई नहीं रुकता था, लेकिन दिन के समय सैलानी आते थे और इसी मौके को राजस्थान की सरकार ने भी झड़प लिया। साल 2015 में राजस्थान सरकार ने कुलधरा के आसपास आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई और कुलधरा को एक पर्यटक स्थल बना दिया। अब चलिए दोस्तों, हम फिर से अपने विषय पर आते हैं और जानते हैं कि जुलाई साल 1925 को उस पूर्णिमा की रात को आखिरकार कुलधरा में क्या हुआ था। तो दोस्तों, करीब आज से 200 साल पहले वहां पर क्या हुआ था, इसकी स्पष्ट कोई भी जानकारी नहीं है। कई सारी किस्से कहानियाँ और कई सुनी बातें ज़रूर हैं और इन सब के बाद एक साइंटिफिक रिसर्च भी है। इन सभी की चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे और सारी बातें आपके सामने उजागर करेंगे। लेकिन कहानियों को अपने दिमाग के दरवाज़ों को खोलकर सुनिएगा। अब दोस्तों, अगर हम इस किस्से की जड़ तक जाएं तो आज से करीब 200 साल पहले आखिरकार कुलधरा नाम के इस गांव में रात के दरमियान क्या हुआ था, इस घटनाक्रम का कहीं पर भी लिखित सबूत मौजूद नहीं है और इस घटना की तीसरी और चौथी पीढ़ी की जानकारी भी मौजूद नहीं है। हालांकि कुलधरा और वहां पर बसे हुए पालीवाल ब्राह्मणों का लिखित में इतिहास जरूर मिल जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों के इतिहास की बात करें तो यह लोग पाली के रहने वाले थे। पाली आज राजस्थान का एक छोटा सा जिला है। वहाँ के पालीवाल लोगों की ब्राह्मण होने के बावजूद भी व्यापार में सटीक पकड़ थी। सालों पहले ये लोग अफ्रीका, यूरोप, कई सारे देशों के साथ व्यापार किया करते थे और जितने भी पालीवाल थे, यानी कि प्रत्येक पालीवाल पैसे वाले थे और इन्हीं के कारण पाली व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। अब दोस्तों, सदियों से ये व्यापारी सुकून से पाली के आसपास अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। लेकिन इन ब्राह्मणों के बुरे दिन तब शुरू हुए जब साल 1290 में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश हुकूमत चला रहा था और इस वंश के उस समय के तत्कालीन शासक मुहिजुद्दीन केकोबार, उनके ही सेनापति जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने धोखे से मार दिया था। खिलजी ने तो उनके 12 साल के लड़के को भी नहीं छोड़ा था और उसका सिर कटवा दिया था और गुलाम वंश का इस तरीके से अंत हो गया था। अब दोस्तों, इसके बाद की बात करें तो पालीवालियों के व्यापार और धन संपत्ति के बारे में खिलजी को पता चल चुका था और इसीलिए दिल्ली में अपनी सत्ता को और ज्यादा कुख्यात बनाने के लिए
और अपना सैन्य बल बढ़ाने के लिए खिलजी को अब धन की आवश्यकता थी और इसीलिए उसने सत्ता में आते ही दूसरे साल ही साल 1349 में पाली पर आक्रमण कर दिया था। पालीवाल ब्राह्मणों ने जीवन में पहली बार तलवार को हाथ में लिया था और लड़ाई लड़ी थी। यह लड़ाई दिनों तक चली। हजारों पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी जान निछावर की थी और अब इसके बाद हमलाखोरों के लिए युद्ध जीतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। जब इन आक्रमणकारियों को लगा कि वे पाली को नहीं जीत पाएंगे, तब उन्होंने गायों को काटकर कुएं में फेंक दिया और कुएं के जल को अपवित्र बना दिया। और उस समय सभी लोग कुएं के पानी पर ही निर्भर थे, जिस वजह से पालीवाल ब्राह्मणों को उनका स्थान यानी कि पाली छोड़कर जाना पड़ा। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने परिवार के साथ, ऊंट के साथ और कुछ सोना चांदी के साथ उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की और जैसलमेर के करीब उन्होंने अपना बसेरा बसाया। थार के रेगिस्तान के बीच और इतने अंदर और इतनी दूर तक उस खिलजी की पहुंच नहीं थी। इसीलिए ब्राह्मणों ने वहां पर अपना एक नगर बसाया और इस नगर का नाम उन्होंने रखा कुलधरा। पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ पर नगर बसाया। इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ की मिट्टी में जिप्सम था। जिप्सम यानी हम जो ब्लैक बोर्ड पर जो चौक का इस्तेमाल करते हैं, वही चौक में पानी को रोकने की प्रबलता होती है। राजस्थान के पश्चिम छोर में तो वैसे तो पानी के लारे होते थे, लेकिन इस जगह पर जिप्सम होने की वजह से 12 महीने तक पानी की सुव्यवस्था थी। कुलधरा से कुछ ही दूर मध्यम पानी के प्रवाह वाली नदी भी बहती थी। इस जगह पर पालीवालियों ने कुल 5 कुएं का निर्माण किया था। कुलधरा में रहने वाले इन ब्राह्मणों का समूह इतना ज्यादा था कि इन 5 कुओं का पानी भी उनके लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मण समाज आसपास के और जगह पर अपना नगर बसाने लगा। ऐसे करते हुए कुलधरा के आसपास छोटे बड़े और 84 गांव निर्मित हो गए। अब उन्होंने उन गांवों में अपने खुद के कुएं भी बना लिए थे। अब दोस्तों, यह बात हुई पालीवाल ब्राह्मणों के इतिहास की। अब जो बातें बताने वाली हूँ, यह बातें साल 1156 में यदुवंशी रावल जैसल ने स्थापित किए हुए जैसलमेर के इतिहास में और पालीवाल समाज में प्रकट किए उनके साहित्य में ये सारी बातें लिखी हुई मौजूद हैं। इसीलिए आप इन बातों को इतिहास की वास्तविकता मान सकते हैं। लेकिन इसके आगे की बात करें तो साल 1825 में सावन मास की पूर्णिमा की रात जो हुआ, उसका लिखित विवरण कहीं पर भी नहीं मिलता है। यह योग वाहिकाओं में मौजूद हैं। इसलिए मेरी आगे की कही जाने वाली बातों को आप दंत कथाओं का नाम दे सकते हैं। अब यह दंत कथा किस लिए बनी, इसका कोई भी कारण रहा हो, लेकिन उस कारण की वजह से पालीवाल ब्राह्मणों ने लगभग अपने सालों पहले बसाए हुए 85 गांव छोड़ दिए थे। इन दंत कथाओं में एक तो यह है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए हुए उस कुएं का पानी सूखने लगा था, इसीलिए धीरे धीरे वह लोग अपनी जगह को छोड़कर चले गए थे। दूसरी मान्यता के अनुसार वहां पर अकाल पड़ा था और उस अकाल ने उन्हें कुलधरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तीसरी मान्यता यह थी कि पालीवाल ब्राह्मणों को लुटेरों का डर था और इन्हीं लुटेरों से बचने के लिए उन्होंने अपना स्थान त्याग दिया। लेकिन इन तीनों दंत कथाओं में कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर था। पहली दंत कथा के अनुसार पालीवाल ब्राह्मणों के कुल 85 गांव थे और ये बहुत ही बड़े विस्तार में फैले हुए थे और कुओं का पानी सभी जगहों पर एक साथ सूखने लगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता था। दूसरी दंत कथा के अनुसार यानी कि अकाल की बात, अकाल सिर्फ कुलधरा या उसके आसपास के 84 गांवों में नहीं पड़ता। अकाल पड़ता तो करीबन उस समय आधा राजस्थान उससे प्रभावित होता। अकाल पड़ा होता तो कुलधरा के पास में बसे हुए जैसलमेर राज्य के राजा यानी गजय सिंह अपने इतिहास में इस अकाल का वर्णन जरूर करते, लेकिन अकाल के कोई भी दस्तावेज जैसलमेर के इतिहास में नहीं मिलते हैं
और तीसरी दंतकथा यानी लुटेरे लोग एक ही साथ 85 गांव खाली करवा दें, यह भी तो संभव नहीं हो सकता था। इसीलिए इन तीनों दंतकथाओं में से कोई भी दंतकथा सच है, यह मानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अब एक और चौथी कथा भी है और इसी कथा और लोक मान्यता के अनुसार यह कुलधरा आज 200 साल बाद भी लोगों के मन में जिंदा है। और ऐसा इसीलिए है, यह कथा बहुत ही रहस्यमय और इंटरेस्टिंग कथा है। लेकिन आपको बता दें कि इस चौथी कथा के भी कोई भी लिखित में प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन यह अप्रमाणिक कथा लोगों के मुंह से आप सुन सकते हैं। अगर आप कुलधरा घूमने के लिए जा रहे हैं तब भी वहाँ के गाइड के मुंह से यह कथा ही सुनेंगे। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है साल 1820 में। जैसलमेर की सत्ता में आने से पहले महाराजा गज सिंह सत्ता को चलाने के लिए थोड़े कच्चे पड़ रहे थे और उस समय उस राज्य के दीवान स्वरूप सिंह थे और स्वरूप सिंह का एक लड़का था जिसका नाम था सालिम सिंह। सालिम सिंह केवल अपनी मनमानियां करता था। महाराजा गज सिंह सत्ता में इतने कुशल नहीं थे, इसीलिए उनसे यह नासमझी हो गई और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी और उन्होंने सालिम सिंह को ही उन्होंने राज्य का दीवान घोषित कर दिया था। महाराजा ने अपनी इतनी बड़ी सत्ता को अब सालिम सिंह के हाथों में सौंप दिया था। अब यह सालिम सिंह राज्य की तिजोरी से अपनी मनमानियां किया करता था। बारिश हो या ना हो, सालिम सिंह किसानों से बहुत ही बड़ा कर वसूल करता था। अब इस काल्पनिक कथा में सबसे बड़ा मोड़ यह आता है कि उस वक्त करीब 500 से 1700 बस्ती वाले कुलधरा गांव के मुखिया भी थे, जिसकी 16 साल की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और यह लड़की एक दिन सालिम सिंह की नज़रों में आ गई। सालिम सिंह किसी भी तरह इस लड़की को पाना चाहता था, इसीलिए उसने कुलधरा और उसके आसपास के सभी गांवों के मुखिया से अपनी इस बदमुराद इच्छा को बताया। यह एक इच्छा नहीं थी, बल्कि उनके लिए आदेश था। अब पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह आदेश किसी वज्रपात से कम नहीं था। रूढ़िपरस्त पालीवाल ब्राह्मण आज के युग में भी अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करते। तो जब आज के समय में ऐसा नहीं होता, तो आज से 200 साल पहले तो ऐसा विचार करना उनके लिए पाप माना जाता था। उस वक्त वे ब्राह्मण ना तो अपनी 2000 सालों से चली आई यदुवंशी परंपरा को तोड़ सकते थे और ना ही अपनी मासूम लड़की का हाथ सालिम सिंह के हाथों में सौंप सकते थे और ना ही सत्ता के साथ दुश्मनी पाल सकते थे। कुछ ही समय अब यह सब चल ही रहा था। कुछ समय बीत गया, एक घुड़सवार उनके सामने आया जो कि उस दीवान सालिम सिंह का सिपाही था, जिसे सालिम सिंह ने ही भेजा था। वह सिपाही एक संदेश लाया था। इस संदेश में यह लिखा था कि दीवान सालिम सिंह मुखिया की लड़की के साथ शादी करना चाहता है और अगर सालिम सिंह की शादी मुखिया की बेटी के साथ नहीं कराई गई तो सभी गांव वालों के सारे पशु और जमीन छीन ली जाएगी और बहुत ज़्यादा उनसे कर वसूला जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनसे कर वसूला जाएगा। और उसमें यह भी लिखा था कि आपके लिए सोचने के लिए बस एक रात का समय है। सुबह सालिम सिंह विधिवत मुखिया की लड़की के साथ शादी करेंगे। इतना कहकर सिपाही चला गया। अब पालीवाल ब्राह्मणों के सामने घोर संकट आन खड़ा था। अब उनके लिए यहाँ पर रहना उचित नहीं था। अब कोई भी चर्चा या दलील करने का वक्त नहीं था। मुखिया ने 2 दिन पहले ही आसपास के गांव के सारे मुखिया को बुला लिया था। उन्होंने सभी गांव वासियों को इकट्ठा किया और अपनी संपत्ति, पशु, सोना चांदी, जो कुछ भी हाथ में आ सकता था वह सब लेकर उन्होंने यही फैसला किया कि जितना जल्दी हो सके वे रातों रात जैसलमेर के विस्तार से दूर चले जाएं। अब रेगिस्तान के रण में कहाँ जाना था और किस ठिकाने पर स्थायी होना था, इस सवाल को न सोचते हुए वे कुलदेवी माता रुक्मणी का आशीर्वाद लेकर सभी पालीवाल ब्राह्मण रातों रात रेगिस्तान के रण में दूर चले गए। अब वे कहाँ गए, इस पर लोक कथा यह कहती है कि सभी पालीवाल ब्राह्मण अलग अलग दिशा में चले गए और रेगिस्तान के रण में कहीं जाकर लुप्त हो गए। इसके बाद वे कहाँ पर स्थायी हुए और उन्होंने कहाँ पर
अपना जीवन निर्वाह किया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और अपना शिकार हाथों से छूट जाने के बाद दीवान सालिम सिंह ने क्या किया, इन सभी बातों का जवाब किसी के पास नहीं है। ये सारी कड़ियाँ अधूरी रह गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि रहस्य व दंत कथा सिर्फ यहीं तक ठहर चुकी हैं। इस जगह के रहस्यों और दंत कथाओं की भरमार है और कुलधरा आज भी लोगों की जबान पर एक रहस्य बना हुआ है। सालों बाद 21वीं सदी में कुलधरा के पूरे प्रकरण को एक अलग ही मोड़ मिला था। यह प्रकरण टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल और यूट्यूब चैनल बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बाहर लाए हैं और कुलधरा की पब्लिसिटी को देखते हुए यह रहस्यमय होने से पर्यटक स्थल घोषित हो गया है। वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी कुलधरा का नाम शामिल है और इसको हेरिटेज साइट घोषित करते ही इसका पूरा कारोबार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथों में चला गया। पुरातात्विक सर्वे इस स्थान पर खोज शुरू करता है और बस यहीं से कुलधरा में विज्ञान का प्रवेश होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तो मूल काम यह है कि वह पुरानी जगहों को जैसी हैं वैसी संभाल कर रखें, लेकिन रहस्यमय होने के कारण कुलधरा गोस्ट सिटी बन चुका है। बहुत सारी दंत कथाएं थी और पालीवाल ब्राह्मणों की जो कड़ी नहीं मिल रही थी उसकी पड़ताल करना भी एक चैलेंज था और इसी को खोजने के लिए एक वैज्ञानिक रिसर्च भी शुरू करते हैं और यह वैज्ञानिक अभी कर्म वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक रिसर्च एजेंडा में प्राचीन भूत प्रेतों की बातों को और स्थानीय दंत कथाओं को स्थान नहीं दिया गया था। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज को शुरू किया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ मकान अभी भी बाकी थे जो कि खंडहर के रूप में बने हुए थे और कुछ मकान ऐसे भी थे जो जमीन में धंस चुके थे। वहाँ के सभी गांवों का सर्वेक्षण किया गया तो उन्हें सभी घरों के ढांचे एक समान ही लगे, उनकी तकनीकी एक जैसी ही लगी, जबकि इन पालीवाल ब्राह्मणों के 85 गांवों को छोड़कर उनसे महज 18 किलोमीटर दूर स्थित जैसलमेर था। वहां के घरों की बनावट उनसे बिल्कुल अलग थी। साल 2018 में B.A. रॉय, पंकज शर्मा और किशन वैष्णव ये बुद्ध शास्त्री कुलधरा की जगह पर पहुंचते हैं और उन्होंने सबसे पहले तो उस दंत कथाओं की पड़ताल करना शुरू किया और बहुत सारे सवाल उन्होंने खुद से पूछे कि करीब 534 सालों से इस धरती पर बसे हुए और विकसित करने वाले पालीवाल ब्राह्मणों के साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई कि वे रातों रात अपना बसा बसाया वतन छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। और मान लो कि अगर सरपंच और उसके करीब के लोग चले भी जाते फिर भी 85 गांवों में कुछ लोग तो बचते। शायद ऐसा होता जो रातों रात गांव खाली करने की बात पर सहमत न होते। सभी पालीवाल ब्राह्मण एक ही रात में एक ही साथ निकल गए। इस बात ने बुद्ध शास्त्रियों को चौंका दिया और उन्होंने इस जगह का सर्वेक्षण करते हुए यह भी पाया कि वहां पर सदियों से बसने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की कोई भी निशानी नहीं थी। ऐसी कोई भी चीज़, बर्तन, आभूषण या कुछ भी नहीं था। एक साथ गांव छोड़ने वाले लोग कुछ ना कुछ तो अपनी निशानी पीछे छोड़कर जाते ही, लेकिन वैज्ञानिकों को कोई भी निशानी हाथ नहीं लगी और इस हाथ न लगने का कारण यह था कि यहाँ से चले जाने वाले लोग अपनी सारी घरेलू चीज़ें अपने साथ ले गए थे, यानी कि उन्हें उन सभी चीज़ों को ले जाने के लिए पर्याप्त समय भी मिला था। यानी कि वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ के लोग एक साथ रातों रात नहीं गए हो, बल्कि वे धीरे धीरे इन गांवों को छोड़कर गए हो। कुलधरा की बस्ती को कम से कम माने तो भी 1588 लोग थे और उन सभी की अलग अलग बस्तियां थी और उनके आसपास के गांवों में भी बहुत सारे लोग रहते थे। इतने सारे लोगों का भी बहुत सारा सामान होगा। अब इन वैज्ञानिकों ने यहाँ की तस्वीरें ली तो और इस जगह का परीक्षण किया। तब सभी वैज्ञानिक एक मत पर आए और उन्होंने यह मत रखा कि पालीवाल का यह गांव और यहाँ पर मकान भूकंप के कारण धराशायी हो गए हैं और धरती कंपन का पूरा कौमो आंखों के सामने था। कुछ घर थे जिनमें कम क्षति हुई थी और कई सारे घर धरती में धंस चुके थे। सभी घरों की छतें
नीचे आन पड़ी थी और रेत का यह पत्थर बहुत सारे टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। आपको बता दें कि सीमेंट का ज़माना आने से पहले बहुत से घर ऐसे पत्थरों को एक दूसरे में घुसाकर आकार दिया जाता था। ऐसे पत्थरों का आकार निर्माण एक बॉक्स के समान किया जाता था। उसकी मजबूती बहुत ही कम होती थी, इसीलिए ऐसे निर्माण के लिए गोलाकार सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता था। और इसीलिए एलपीजी गैस का सिलेंडर, पेट्रोलियम गैस का भी टंकर, ऑक्सीजन सिलेंडर और पानी की टंकी, यह सभी आमतौर पर गोल आकार के होते हैं, क्योंकि यह आकार बहुत ही मजबूत माना जाता है। अब कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों के मकान का जो आकार था वह स्क्वायर रूप में था, मतलब इन पत्थरों को स्क्वायर ढांचा दिया गया था और इस तरह मकान बनाए गए थे, जिस वजह से ये मकान भूकंप के कारण धराशायी हो गए थे, ऐसा वैज्ञानिकों को प्रतीत हुआ था। इतना ही नहीं, इन बुद्ध शास्त्रियों को जो धराशायी हुए मकानों का काटमाल मिला, वह गुजरात के भुज के 2001 में आए भूकंप के बाद घरों के काटमाल और महाराष्ट्र के लातूर में सन 1993 में आए भूकंप के काटमाल से मिलता जुलता मिला। यह बुद्ध शास्त्री जब पालीवालियों के 85 गांवों के आसपास विस्तार को छोड़कर उनके पास वाले कई सारे गांवों में घूमने गए, तब उन्होंने देखा कि वहां के घर धराशायी नहीं हुए थे। वहां के ज्यादातर घर अब भी सलामत थे। तो अब यह विरोधाभास कैसे? अगर भूकंप आया होता तो पालीवाल ब्राह्मणों के इन गांवों के साथ आसपास का सभी विस्तार भी तो प्रभावित होता। 18 किलोमीटर दूर जैसलमेर भी प्रभावित होता। लेकिन दोस्तों यह विरोधाभास इसीलिए था क्योंकि करीब 550 साल पहले जब पालीवाल ब्राह्मणों ने पाली से आकर उनका यह गांव बसाया था, तब वहां पर दो पत्थरों को छोड़कर रेत चूने को बीच में भरने का चलन था और उनके ढांचे भी स्क्वायर थे। और जो पालीवाल ब्राह्मणों के गांव नहीं थे, उन सभी गांवों की बनावट अलग थी, उन्हें बनाने की रीत भी अलग थी। और आसपास के कई सारे गांव तो पालीवालों के बसाए गए गांव से बहुत समय पहले बसाए गए थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने पाया कि यह संभावना हो सकती है कि पालीवाल ब्राह्मणों के ये गांव भूकंप के कारण तहस नहस हो गए थे और हो सकता है कि भूकंप इतना शक्तिशाली था कि यहाँ पर कच्चे मकान टिक नहीं पाए, जिसके चलते ये पालीवाल ब्राह्मण यहाँ से चले गए। पूरा सर्वेक्षण साल 2018 में किया गया और यह खोज होने के बाद भी कुलधरा के लिए लोगों के मन में अब क्या विचार था? तो वही जो पहले था, भूत प्रेत वाला। और दंत कथाओं में भी सालिम सिंह जिंदा हैं। भूत प्रेत की कहानियां आज भी कही जाती हैं और दास्तानें आज भी लोगों की जुबान पर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।